हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार SRS और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 30। तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली पढ़ रहे थे, अपने लास्ट फेज के लेक्चर में, चैप्टर के लास्ट फेज में चल रहे थे। ठीक है, तो हमने रिलेटिव RLVP पढ़ लिया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। इन पे हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो आराम से पढ़ेंगे, आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहले समझेंगे कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में पहले जितना भी डिटेल है सब बात कर लेंगे। ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग ओपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम कुछ दो टर्म सीखेंगे। पहला टर्म है हमारा क्या? पहला टर्म है, पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से बताना हम क्या बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। पहले हम लोग डिफ्यूजन समझेंगे। तो देखो, मान लो हमारे पास एक इस तरह का क्लोज्ड वेसल है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। क्लोज्ड वेसल है और उसमें हमने एक बीच में मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन समझते हो? एक तरह की छन्नी होती है जिसमें बहुत पतले पतले, अरे मतलब बहुत एकदम बारीक पोर्स होते हैं, बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में है। ठीक है, कुछ इस तरह के पोर्स होते हैं जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन। तो इसमें हमारी क्या है? मेम्ब्रेन है। अब देखो, एक तरफ हमने एक सॉल्यूशन भरा जिसको हमने मान लिया लेक सॉल्यूशन 1, दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन भरा जिसका मान लो सॉल्यूशन 2। बात समझे? इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो C1 है, इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है क्या है? C2। ध्यान से सुनना, देखो अभी से सोने मत लगना, अभी जैसे स्टार्ट किया है हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम स्टार्ट करने से पहले पहले समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। सर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने जा रहे हैं, डिफ्यूजन क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे पगले थोड़ी है, कुछ ना कुछ समझाने के लिए ही ना पढ़ा रहे होंगे, पढ़िए ना। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, एक तरफ सॉल्यूशन 1 है, एक तरफ सॉल्यूशन 2 है। सॉल्यूशन 1 में जो कंसंट्रेशन है इसकी C1 है, सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं जो C1 कंसंट्रेशन है वो बड़ी है किससे? C2 की। ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इधर सॉल्यूट ज़्यादा है, जरा बात समझो। C1 कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है C1 में, जो सॉल्यूट है वो C2 से ज़्यादा है, एक्सेस में है। बात समझना भाई साहब, एकदम बात समझना। सॉल्यूट एक्सेस में है, C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, और अगर इसमें देखेंगे, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन 2 में सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट ज़्यादा है। बात समझ रहे हो ना? कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है किसकी? सॉल्यूट की। तो इसमें अगर मान के चले हम क्या, सॉल्यूट एक्सेस में कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान समझना, कंपेयर कर रहे हैं, तो C2। अब देखो जरा बात समझना, ये बात, जिसका कंसंट्रेशन जिस साइड ज़्यादा होगा वो अपने आप के कंसंट्रेशन लो करने के लिए दूसरी तरफ भागेगा कि नहीं? मान लो हम क्या बता रहे हैं, C1 साइड सॉल्यूट ज़्यादा है, C1 साइड क्या है? सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझ में आ रहा कि नहीं? सॉल्यूशन 1 साइड C1 बड़ा, बेसिकली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 में ज़्यादा है सॉल्यूशन 2 से। तो ये अपनी कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए, इक्विलिब्रियम में जाने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल किधर मूव करेगा? सॉल्यूशन 2 की तरफ। क्या मूव करेगा इधर? सॉल्यूट पार्टिकल। क्या मूव करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल। किधर मूव करेगा? सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन 1 में जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट की है वो ज़्यादा है। देखो ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सॉल्यूशन 2 में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ। कौन सा पार्टिकल? सॉल्वेंट पार्टिकल। बात समझ रहे कि नहीं? सॉल्वेंट के पार्टिकल क्यों करेंगे, बात समझे भाई जी?
हायर कंसंट्रेशन हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सल्यूट, जिधर सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जिधर सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है उस साइड मूव करेगा, जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उस साइड मूव करेगा जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये तब तक मूव करेगा जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ क्या नहीं हो जाएगी, सेम ना हो जाए, तब तक दोनों एक दूसरे साइड मूव करते रहेंगे। जब तक सल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 में सेम नहीं हो जाएगी तब तक सल्यूट पार्टिकल मूव करते रहेंगे। सिमिलरली जब तक सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 में सेम नहीं हो जाएगी तब तक सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि झेल रहे हो? भैया बहुत आसान चीज है, देखो टेंशन मत लो। तो देखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जरा ध्यान, अरे वाह सर क्या बताए, हाँ सही बताए। इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। जब भी हम लोग मेम्ब्रेन लगाते हैं, ठीक है, और जब हायर मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, बात समझना। क्यों बताया डिफ्यूजन? इसलिए बताया क्योंकि अब हम लोग एक नया टर्म समझते हैं। क्या नया टर्म क्या है? वो है हमारा, डाल लो अब, लिखो ऑस्मोसिस। जरा ध्यान, अब समझ में आया क्यों हम बता रहे थे डिफ्यूजन, ताकि अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस समझ सको। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है हम ये दिखाना चाह रहे हैं। तो देखो सिमिलरली ऐसे ही क्लोज वेसल लो जैसा हमने डिफ्यूजन में लिए थे। बात समझो एकदम, देखो यार मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे सीरियस है हम आज। ठीक है, तो ये देखो, ठीक, इसमें जो हमने इसमें लगाए थे हम लोग मेम्ब्रेन, इसमें भी हम लोग मेम्ब्रेन लगाएंगे, लेकिन वो मेम्ब्रेन थोड़ा दूसरे टाइप का होगा। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एसपीएम। सर ये क्या है? एसपीएम मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह की स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इतना बस ध्यान रखना, बस हमने बाकी सारी चीज़ें वही रखी। हमने क्या रख दिया इधर, हमने जो मेम्ब्रेन रख दी, एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन यूज कर ले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी बात करेंगे एसपीएम क्या है, पहले आप इतना समझो। अगेन इधर सोल्यूशन 1 आपका, इधर सोल्यूशन 2 आपका। समझ रहे हैं? झेले तो नहीं भाई, प्लीज मत झेलना। ठीक है, एकदम आराम से, जितना पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से समझो। सही बता रहे हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। कोटा, कानपुर, दिल्ली, बंगाल, कहीं भी, उड़ीसा, पंजाब, कहीं का कंटेंट लो, सब सारी जगह इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। पूरा सोल्यूशन खत्म होने को आया है भाई। बता देना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमने नहीं पढ़ाया है, क्या छोड़ा है। ठीक है, अच्छे कमेंट तो करोगे नहीं, लेकिन ये जरूर बताना कि क्या हम छोड़े हैं। C1, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन C1, अगेन इसका कंसंट्रेशन C2। ठीक है, सेम जो बिल्कुल चीज है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। C1 इज ग्रेटर देन C2, बस सब सेम सिनेरियो। तो गलत चीज क्या चेंज होगी? तो बेटा बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यही खासियत होता है कि जो सल्यूट पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहे थे ना, कौन? सल्यूट पार्टिकल। ये जो सल्यूट पार्टिकल है, ये जो सल्यूट मूव कर रहे थे, सल्यूट के मूवमेंट को रोक देता है। बस सॉल्वेंट खाली आपका मूव करता है, कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। अगर जिस साइड, देखो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन 2 में ज्यादा है और सल्यूट की कंसंट्रेशन सोल्यूशन 1 में ज्यादा है। बेसिकली ये बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ये खास बात होती है कि वो सल्यूट के बहाव को या सल्यूट के फ्लो को रोक देती है। सल्यूट को, उस मेम्ब्रेन की ये खासियत होती है कि सल्यूट पार्टिकल उस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतनी बात समझो कि उस मेम्ब्रेन में इतने पतले पोर्स होते हैं, इतने छोटे पोर्स होते हैं एसपीएम में कि वो सल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देती है। समझ में आ रहा कि नहीं? बस तो ये होती है एसपीएम की खासियत। तो जैसा कि हम हर चीज लिखवाते हैं, तो एसपीएम छोटी सी हेडिंग डाल के लिख लो उसकी भी बात क्या है एसपीएम। ठीक है,
ताकि बुरा ना मान जाए कि हमारी तो इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, जबकि सारा प्रोसेस तो हम ही कर रहे हैं ऑस्मोसिस का। तो लिखो ए स्पेशल टाइप, एसपीएम क्या होता है, ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which follow नहीं यार, फॉलो थोड़ी होगा, ए स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन विच अलाउज, जो अलाउ करता है ना, वो थोड़ी फॉलो करेगा, विच अलाउज द मूवमेंट, ओनली सॉल्वेंट, वही ना बता रहे हैं, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट, ठीक है ना, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल अलाउ करता है, बाकी सॉल्यूट पार्टिकल अलाउ नहीं करता है। बस यही है आपकी एसपीएम की डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल मान लो, जो आपकी एनिमल मेम्ब्रेन होती है, बात सुने होंगे, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे, एनिमल मेम्ब्रेन, ये एसपीएम, ये भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन। और भी सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती हैं जो बनाई जाती हैं, ठीक है, तो ये पॉपुलर एग्जांपल है, आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, अरे यार, हम लोग बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली ऑस्मोसिस की। किसकी बात कर रहे थे, ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस ये होता है कि ये क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। देखो, सॉल्वेंट पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन हम लोग किसकी देख रहे हैं, सल्यूट की। भाई कंसंट्रेशन तो सल्यूट की देख रहे हैं, जिधर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी उधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझे कि नहीं समझे। देखो, पहले लिख लो ऑस्मोसिस, फिर बताते हैं क्या है, तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है। हाँ, समझ लो ना, समझ में नहीं आता लोगों को तो लिखो नेट स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, नेचुरल प्रोसेस, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू solution side or from solution of क्या कह रहे थे, solution of lower concentration, solution of क्या हो जाएगा, लोअर, एक मिनट, lower concentration to higher concentration is known as osmosis। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। जरा ध्यान समझना। और ये क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। इस पहले बात सेंटेंस को समझो, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। अगर प्योर सॉल्वेंट है और एक सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट जीरो है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर ये आप प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, तो प्योर सॉल्वेंट हमेशा मूव करेगा किस साइड, सोल्यूशन की साइड। क्यों, सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम है। अगर कंसंट्रेशन देखें, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करें, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जीरो है ना, सॉल्वेंट तो प्योर है, तो हमेशा सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन की साइड मूव करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, या फिर और फ्रॉम सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या फिर सॉल्यूशन जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नहीं समझे,
सॉल्वेंट हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सर ये हमें बात समझ नहीं आई, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कैसे मूव करता है? हमेशा तो आप कहते थे हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन। अरे भाई साहब, लोअर कंसंट्रेशन किसकी? सल्यूट की। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो अपने आप हायर हुआ। नहीं समझे? देखो ये क्या है, इधर मान लो लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है। तो लोअर हम ये सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो जिधर कंसंट्रेशन सल्यूट की लोअर होगी उधर का सॉल्वेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना कि सल्यूट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? बस इतनी बात समझो, कंफ्यूज ना होना भैया, प्लीज कंफ्यूज ना होना यार, कि सल्यूट नहीं मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। सल्यूट का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। समझ में आ रहा? सल्यूट का मूवमेंट का बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमेशा सॉल्वेंट का मूवमेंट का बात करेंगे। और सॉल्वेंट हमेशा उधर की तरफ जाएगा जिधर सल्यूट का कंसंट्रेशन हायर होगा, जिधर सल्यूट का कंसंट्रेशन हायर होगा। फिर से समझो, सॉल्वेंट उधर तरफ जाएगा जिधर सल्यूट का कंसंट्रेशन हायर होगा। समझ में आया? पक्का? ठीक है, बस इतनी बात। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। पक्का ना? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो देखो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में समझ में आ गया चीजें कि नहीं? तो अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की भी 3-4 डेफिनेशन है। हम हर मेन बात डेफिनेशन समझ जाओगे तो हर एक फॉर्मूला लगाना समझ में जाओगे। डेफिनेशन बेसिकली एक ही है, ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली एक ही है, लेकिन अलग अलग फिनोमिना या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं या अलग अलग सेटअप हैं, उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेंज हो सकती है। वो डेफिनेशन चेंज होने मतलब फॉर्मूला चेंज हो सकता है, ताकि आप लोग वो फॉर्मूला समझ सको। देखो हमारा हमेशा मकसद यही रहता है कि आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, हम आपको तरह तरह की कहानियां सुना दें कि हाँ एक ऑस्मोटिक थे, एक प्रेशर थे, एक डिफ्यूजन थे, डिफ्यूजन लड़ने लगे ऑस्मोटिक। अबे तुम बच्चे थोड़ी हो, इतने बड़े हो गए, तुम्हें पता है कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती हैं, आपको मजा भी आएगा, आप सुनोगे भी बहुत अच्छे से, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना। देखो कहानियां एकदम छोटे छोटे बच्चों को सुनाई जाती हैं ताकि वो लोग मन लगाए। मन तो आप लोगों का ऑलरेडी लगा है भैया, IIT जैसा सपना देखे, नीट जैसा सपना देखे, अभी भी मन नहीं लग रहा है सर, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं दिला रहे हैं। पढ़ाई में मजा आने लगे तो समझ लो फिर क्या, फिर तुम लोग टेंशन ही नहीं, तुम लोग तो भगवान हो जाओ ना। ठीक है ना? तो बात समझो, क्वेश्चन करना है। मेरा हमेशा फोकस होता है क्वेश्चन अगर होना चाहिए बस। हाँ सर बहुत मजा आया, आपने कहानी बढ़िया सुनाई। कहानी नहीं सुना रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें। सबसे पहले पहली डेफिनेशन पे जाते हैं। पहली डेफिनेशन पहले सेटअप बनाते हैं। देखो सेटअप के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन बनेगी। मान लो आपका एक वेसल है, ठीक है ना, जिसमें आपका, ठीक है, कोई सॉल्यूशन भरा है। इसमें हमने एक सिस्टम से प्रेशर लगाया, ठीक है, ये कुछ इस तरह का। ध्यान से हम अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनेगा नहीं अच्छा, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, इसमें ये लगी है मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा है जिसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन 1। इसके ऊपर जो सॉल्यूशन भरा है जिसका नाम दिया हमने सॉल्यूशन 2, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक पतली सी नली है जिसमें ये बताएगा कितना लेवल ऊपर गया या कितना लेवल नीचे गया, ठीक है। बात समझो, इसमें जो सॉल्यूशन भरा है उसका जो डेंसिटी है, वो क्या है? रो है, रो उसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2 है और सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन क्या है? C1 है, ओके। तो यहाँ पे आपका C1 ग्रेटर देन C2 है, C1 ग्रेटर देन C2 है। तो देखो अब ये क्या है आपकी, एक मिनट बात समझना, ये आपकी SPM है। कौन? ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो देखो अब बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब SPM है, सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन C2 है और C1 ज़्यादा है C2 से। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट का पार्टिकल किधर मूव करेगा? सॉल्वेंट का पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा,
ठीक है, तो किधर जाएगा, सॉल्यूशन 1 की तरफ कुछ इस तरह मूव करेगा। जब इस तरह मूव करेगा तो इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ मान लो इतना लेवल बढ़ गया। समझ रहे, बात समझना तुम लोग, एकदम परेशान मत होना। कितना लेवल बन गया, मतलब एच आई हाइट तक का लेवल इसका बढ़ गया। ठीक है, पक्का। अब इतनी सी बात हो गई। अब देखो ये कितना, अब इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ। कितना प्रेशर डेवलप, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ। अब देखो हमें ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकना है। क्या करना, रोकना है। बेसिकली सॉल्वेंट पार्टिकल जो ऊपर आ रहे हैं वो ऊपर ना जाए। इसको रोकने के लिए हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा नीचे, उसी प्रेशर को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखो बात करते हैं हम लोग क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो लिखो, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड over solution of high concentration due to the phenomena of osmosis, due to the phenomena of ऑस्मोसिस। बात समझे कि नहीं, अरे यार पता नहीं स्पेलिंग हमसे कब सही होगी, बहुत दिक्कत, अंग्रेजी में बहुत हाथ तंग है यार मेरा। ड्यू टू फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, बात समझो। एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ है, ठीक है, ये क्यों डेवलप हुआ है, जो हाई कंसंट्रेशन से जो सॉल्यूशन, जो ऑस्मोसिस की वजह से जो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव किया है, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर इतना प्रेशर ये एक्स्ट्रा एग्जर्ट किया है। ये डेफिनेशन हमारी कौन सी है, ये डेफिनेशन 1 है इस सेटअप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना बुक्स में कौन सी डेफिनेशन लिखी है, सारी डेफिनेशन बता दूंगा। डिफरेंट बुक में जो जो डेफिनेशन लिखी है, न्यूमेरिकल आपका आएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो, अब अगर हम बात करें इसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इस सेटअप से निकालना पड़ेगा, तो प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें लिखेंगे रो जी एच। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ओके, रो आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपने देख लिया ये डेंसिटी है। ओके, कौन से सॉल्यूशन की, 1 की, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, हायर है। जी आपका वही 9.8। ठीक है, और एच कितना हाइट चेंज हुआ है, तो इस ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। प्लीज ऐसा कोई भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए, आराम से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से पढ़ो, देखो समझ में आया। कुछ नहीं है कि एक मान लो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें कितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ, उसी वो जो कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, उसे ही हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस वो प्रेशर डेवलप हुआ, इसीलिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर की वजह से हुआ। बात समझे कि नहीं, चलो एक बिल्कुल देखो, अभी समझ गए कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकने के लिए होता है, या ऑस्मोसिस की वजह से जो डेवलप प्रेशर हुआ उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, रोकने वाला कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, मान लो सोल्यूशन ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए उतना ही प्रेशर लगाएंगे ना जितना वो डेवलप कर रहा है, तो हुआ ना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बात वही है। ठीक है, चलो दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 2 का सेटअप बनाते हैं पहले। देखो सेटअप के अकॉर्डिंग ही माहौल बनेगा। मान लो ये हमारा एक सेटअप है, ठीक है, यार डायग्राम सोच रहा हूँ 8 का क्लास ले लो।
अच्छा, ये लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, हमें पता है कि तुम लोग खुश नहीं हो, स्कूल हो गए, कोचिंग हो गए, ये सब, लेकिन भाई साहब पता, ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में हमसे पूछो, हम तो पहली बार पढ़ा रहे हैं ना भाई, बहुत मेहनत लगता है, ये बात तो है। अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, कोई टीचर ये मायने नहीं रखता है, लेकिन एफर्ट दोगे, उसका मेहनत तो लगता है। इसीलिए प्लीज़ यार, मतलब ठीक है, टीचर तुम्हारे अकॉर्डिंग वो अच्छा खराब हो सकता है ना, लेकिन वो मेहनत कितनी कर रहा है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सारे ऑनलाइन टीचर्स का रिस्पेक्ट करो जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाना नहीं मायने रखता है, उसमें प्रेजेंटेशन आपका मायने रखता है। कुछ तो ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो देख रहे हैं हमने पहली बार लैपटॉप चला रहे हैं, सच में हमने स्कूल से वो टीचर से बात होता है, पहली बार लैपटॉप चला रहे हैं, पहली बार मोबाइल चला रहे हैं। स्कूल में सामने लेक्चर डिलीवर करना बहुत आसान होता है, उसमें तुम लोगों को फील भी ज़्यादा आता है, वो बात मान लिया, लेकिन उनके लिए तो देखो वो लोग एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, छोटी सी सैलरी मिलती है उनको, लेकिन एफर्ट देखो, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहे हो मेहनत लग रहा है ऑनलाइन पढ़ाना वाकई में, कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि हम लोग कैसे काम करें, क्या है प्रेजेंटेशन, कैसा है कंटेंट, कैसा है स्लाइड बनाना है, ये सारी चीज़ें। किसी के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, भाई अभी तो हिंदी के टीचर से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो कैसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, हम भी बहुत अच्छे नहीं हैं, मतलब एक बात बता रहे हैं। तो सारे टीचर्स अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं कि कैसे इस लॉकडाउन के टाइम में कैसे अच्छे बच्चे पढ़ सकें। कोई तो आपके लोगों के अकॉर्डिंग जिसका अच्छा लगे उसका पढ़ो, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना। अब ये नहीं है सॉल्यूशन जैसे चैप्टर हमसे भी पढ़ रहे हो, किसी और से भी पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, सही बता रहे हो, ब्लंडर हो जाएगा। हमसे पढ़ो तो हमसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, एटलीस्ट एक चैप्टर के लिए तो बंद लो भाई जी, ठीक है। देखना तुम इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब डिफरेंट टीचर से आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हो, तो मे बी तो वेरी करती हैं चीज़ें, इससे आपका टाइम का लॉस होता है। मान लो अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने भी यही बताया, आपने अलग सुना, वो भी वही बताया, तो लॉस तो आप ही का ना हुआ। एक बार पढ़ के आप उससे नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने बताया है पढ़ने मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, हमेशा कितने क्वेश्चन लगा रहे हो ये मायने लगे। एक बार पढ़ने के बाद आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हो। ये थोड़ी यहाँ सर ने बताया, इन्होंने भी अच्छा बताया, इन्होंने भी अच्छा बताया, उन्होंने भी अच्छा बताया, कोई ये प्रसाद थोड़ी मिल रहा है, यहाँ भी लेना है, वहाँ भी लेना, वहाँ भी लेना, ठीक है। चलो हम ये बताते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मान लो अब ये बीच में हमने एक सेपरेट करने के लिए लगा दी क्या, SPM, वही अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात समझे कि नहीं। अब इधर हमने एक सॉल्यूशन भरा, ठीक है, और इधर हमने एक सॉल्यूशन भरा लाल वाला, ठीक है। लाल क्या, अब सेम है, ठीक है, हमने कलर से डिफरेंट कर दिया, अरे सर ये तो लाल कलर का है, ओके, ठीक है। मान लो इधर हमारा इस बार सिर्फ सॉल्यूशन है, क्या है, इधर सॉल्यूशन है, और राइट साइड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट, ठीक है। अब ठीक, अब हमने यहां पे लगाई क्या, पिस्टन, ये SPM नहीं है, ठीक है, पिस्टन समझते हो, प्रेशर दबाती है जो, ठीक है, ये क्या है हमारी पिस्टन। बात समझो, एकदम माहौल बनेगा, सही बता रहे, एकदम मजा आ जाएगा और समझ जाओगे। मास M है, कितना है, मास क्या है इसका, M है, ओके। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A है, ठीक है ना। अब बात समझो, अब देखो SPM है, इसमें प्रोसेस क्या होगा, इसमें जरा इस वाले में प्रोसेस क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे किधर, सॉल्यूशन साइड, यही ना होता है। बात समझे कि नहीं। अब क्या करेंगे, कितना प्रेशर लगाएं कि ये मूवमेंट रुक जाए, ठीक है, कितना इस पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, क्योंकि ये देखो प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर उठेगी, तो कितना इस पे प्रेशर लगाएं कि ये मूवमेंट ना हो, समझ गए कि नहीं, इसको फॉरवर्ड जाने से रोके, इसी को ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा लिखते हैं, क्या बोलता है ये बोलता है एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड
over solution side to prevent the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure। समझे कि नहीं लल्ला? देखो लल्ला, हम बता रहे तुम्हें, तो देखो सुनो, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जा रहा है क्यों? ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर हमें ये ऑस्मोसिस रोकना है तो इस ऑस्मोसिस की वजह जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उतना प्रेशर उधर से लगाएंगे, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जिसकी वजह से ये ऑस्मोसिस का फिनोमिना रुक रहा है उसे ही बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला निकालें ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई का, तो क्या होगा जरा बताओ। अब यहां पे फोर्स अपॉन एरिया वाला प्रेशर होगा। क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। कैसे? अब इसके नीचे कितना फोर्स, ये कितना लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, जितना इसका वेट होगा। वेट कितना होगा? mg, मास इंटू जी। और फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो प्रेशर होता है, एरिया कितना है? ए। तो यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन आ गया, पाई इक्वल टू mg बाई ए। बात समझ रहे हो ना? पक्का ना? देखो प्लीज झेलना नहीं है, एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है? इसीलिए लास्ट लिख के बचा के रखा था कि एक एक चीज समझ में आए, और सही बता रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। एक भी चीज आप एक बार में ना समझ में, आप दोबारा पढ़ना। नोट्स जरूर मेंटेन करना, कसम से नोट्स मेंटेन करना, उसका इंपॉर्टेंस आप लोग समझोगे। नहीं सर इधर से मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे, सर बुक्स में है, सर वहाँ पे मिल जाएगा, इस साइट पे मिल रहा, उस वेबसाइट पे मिल रहा है, इनका निकाल लेंगे, उनका निकाल लेंगे, किन्हीं का भी काम नहीं आएगा। समझ में आना कि आपके हाथ के लिखा ही नोट्स आपका सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, नहीं तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स एक बार पढ़ लेते हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो तीसरा डेफिनेशन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया इसके अकॉर्डिंग किस तरह का होगा, जब प्रेशर लगाते हैं पिस्टन के अकॉर्डिंग तब क्या होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन थर्ड, जरा देखते हैं। तो देखो इसका सेटअप देखते हैं क्या है। ये आपका क्या है? SPM है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। T टेम्परेचर है, ठीक है, पूरे सेटअप का। एक तरफ हमारा सॉल्वेंट है, अगेन एक तरफ हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन C है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन तो जीरो ही होता है ना। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जीरो, सॉल्यूट है ही नहीं, ठीक है। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला देखेंगे तो वो हो जाएगा पाई इक्वल टू CRT। बस इतनी सी कहानी है। क्यों? अब देखो क्यों ऐसा, क्यों सर हम बता रहे हैं। अब C है, C कंसंट्रेशन है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर मूव करेगा? इधर, ठीक है। PV इक्वल टू NRT से ले लो ना, वैसे ही तो है। PV इक्वल टू NRT आता है, बात समझना इधर, ठीक है। तो P इक्वल टू NYVRT आता है। ये NYV क्या है? कंसंट्रेशन ही तो हुआ। तो PV इक्वल टू CRT, P इक्वल टू CRT हो गया। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसीलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, बस कुछ नहीं, ठीक है। तो ये का इस वजह से CRT हो गया। हाँ, वेंट ऑफ फैक्टर भी यहाँ पे काम आएगा। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर यूज कर रहे हैं, पाई इक्वल टू हो जाएगा ICRT, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हो, ICRT, ठीक है। R आपका क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। समझे कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये सब पता है आपको, आप लोग बउआ नहीं हो इतना तो थोड़ा बहुत तो पता ही है कि आर क्या होता है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। अगर नहीं पता है, चलो सर हम बउआ हैं तो बता दिए है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा, ठीक है अल्लाह। तो देखो ये तो हो गई तीसरी डेफिनेशन हमारी। तो अब ज्यादातर बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। आपके NCERT में भी यही डेफिनेशन शायद लिखा है।
है। अब एक और चीज दे सकता है, एक क्या सीन दे सकता है, मान लो दोनों तरफ सोल्यूशन कर दे। देखो, क्योंकि ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स आते हैं इस डेफिनेशन से। देखो डेफिनेशन का मतलब है कि हमें क्वेश्चन करना आता चाहिए, ठीक है। मान लो क्या, मान लो ये देखो वही सेटअप है बिल्कुल, ये आपकी एसपीएम है, ठीक है। इधर आपका सोल्यूशन 1 है, इधर आपका सोल्यूशन 2 है। सोल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन C1, सोल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन C2। देखो उसमें एक तरफ सॉल्वेंट था, इसमें दोनों तरफ सोल्यूशन बन रहा, तो C1 हमने मान लिया C1 ग्रेटर देन C2 है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट किधर होगा, जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। तो मूवमेंट इधर तरफ हो जाएगा अगेन। तो अब देखो, अब बेसिकली हम लोग इसमें पाई क्या होगा हमारा, इसमें जब हम लोग पाई निकालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, C1 माइनस C2 RT, ठीक है ना। समझे, मूवमेंट किधर हो रहा, हायर कंसंट्रेशन से। तो वही है, दोनों में डिफरेंस कितना है उतना चेंज इन भाई कंसंट्रेशन। ये तो कंसंट्रेशन थी, चेंज तो हो नहीं रहा था, सॉल्वेंट में तो जीरो कंसंट्रेशन है। तो ये बात ध्यान रखना, ये भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। हाँ, अगर आई हो जाए तो आई लगा देना, अगर बेंटा फैक्टर पाई आई, ठीक है, तो लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से डेवलप्ड प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाना, यही हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस इसीलिए बताया था ताकि आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लो, डिफ्यूजन इसलिए बताया था ताकि आप ऑस्मोसिस समझ लो। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। चलो अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा खत्म। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर करना है, कैलकुलेट करना है फॉलोइंग सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो पहला है आपका 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 कैलोरी, ठीक है। करो इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा है आपका 30% WYV यूरिया, ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन है, ये दिया गया एट 127 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्ड वन है आपका डेसीमोलर K4 FeCl6, जिसका अल्फा दिया गया आपको कितना 75% और टेम्परेचर दिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 127 तो ऊपर भी ले, इसको 227 कर लेते, 227 दिया गया, ठीक है। टेम्परेचर दिया गया आपको 227 डिग्री सेल्सियस। करो क्वेश्चन, करिए, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लिए होगे, जरा देखो। हमें 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ग्लूकोज हमें पता है, इसका आई कितना होता है, 1 होता है, तो आई का कोई टेंशन है नहीं हमें। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, ठीक है। तो कंसंट्रेशन या कितना दिया गया 0.2 मोलर, 0.2 आर कितना ले लो, आर आप 0.08, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, तो 300, बस खत्म हो गया। कैलकुलेट करो,
3 दूनी 6, 8 छंग 3 दूनी 6, 8 छंग 48, मतलब आ जाएगा 4.8 ATM। तो पहला पार्ट हो गया पक्का। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, सब एक ही जैसे थोड़ी दे देंगे। 30% W/V, ये देख रहे हो। और मैं इसका अगेन यूरिया का आई तो 1 होता ही है, यूरिया का भी आई आपका 1 होता है। ये भी डिसोसिएट ना होता ना तो एसोसिएट होता, लेकिन हमें दिया गया 30 ग्राम W/V, हमें निकालना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपकी किस में होती है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो किस में है, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर मतलब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो परसेंटेज W/V से हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो एक डायरेक्ट फार्मूला बताए थे हम, मोलैरिटी और परसेंटेज W/V में। स्पेशल फार्मूले में ध्यान करो, 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ किसका आ जाएगा, यूरिया का। तो 10% W/V कितना दिया गया, 30, मॉलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना है, 60, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 5। कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 5 मोल पर लीटर। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादातर हम लोग मोलैरिटी में ही लेते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर में ही लेते हैं मोलैरिटी मतलब। ओके, तो 5 मोलर आ गया, पाई निकाल लो। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। सी कितना है 5, R कितना है 0.08, T कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा, 3 1 400, 400 ये हो गया, 4 4 पंचे 20, 20 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 160 80। कैलकुलेट कर लेना, यही आना चाहिए, देख लेना, ठीक है। तो ये समझ में आया, यहाँ पे क्या चीज़ थी, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 30% W/V। तो हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग मोल पर लीटर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मली पाई CRT से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे। अब देखो हमें दिया गया डेसी मोलर। अब देखो इसका आई देखो 4K+, और ये पूरा एक में टूटेगा, एक में ये टूटेगा, इसमें ये टूटेगा। तो अगर देखें तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका 4K+ और 1 FeCN6, ये हमेशा एक पार्ट में टूटता है, ठीक है ना। तो N तो कितना आ गया, N का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, N का वैल्यू आ गया 5। तो I क्या होगा, इसका डिसोसिएट हो रहा है, I इक्वल टू 1 प्लस N-1, 5 माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दिया गया है 0.75। तो यहाँ से I निकालेंगे, कितना निकलेगा 4 इंटू 0.75, कितना आ जाएगा 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू I कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर कितना है 227 को अगर देखेंगे 227 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस। अब डेसीमोलर कंसंट्रेशन कितनी देगी, डेसीमोलर मतलब 1/10, मोलैरिटी कितनी दे दी गई 1/10। तो बस अब अगर हमें क्या निकालना है, पाई इक्वल टू हो जाएगा ICRT। आई कितना है 4, C कितना है 1/10, R कितना है 0.08, T कितना है 500 केल्विन है महाराज। ये गंजा पगला गया कह रहे होगे ना। अच्छा तो लोग एकदम देखते हो अरे क्या कर दिया, जितनी देर हमने सही किया उससे पहले वीडियो पॉज करके पता नहीं क्या क्या कह दिए होंगे, है ना। मज़ा बहुत आती है यार, है तो सर उल्टा सीधा बोलने में तो अलग ही मज़ा है, उसका फील ही अलग है, शांति मिलती है, सांत्वना मिलती है। और लॉकडाउन बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट तो हो ही रहे होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करना, ये देखना 16 ATM आएगा। बात समझ रहे हो ना, फ्रस्ट्रेशन जितना हो निकालते रहो, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना नहीं आएगा तो सफलता कैसे संभालोगे, है। फ्रस्ट्रेशन तो हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना है, ठीक है। ज़्यादा नेता नहीं बनना है, बस चीज़ें हैंडल करो, सब कुछ आराम से अपने आप होता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो ये छोटा मोटा काम हो रहा है,
ठीक है। और हाँ भाई एक बात ध्यान रखना यार, हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर जो स्टूडेंट्स हैं कोई गाली दे रहा है क्या? नहीं बताएंगे, जाओ। तुरंत यार खांसी आ जाता है। ठीक है चलो, समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? चलो अच्छा एक पार्ट और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी का ही चौथा पार्ट, इसी का ही मोल लेते हैं, चौथा पार्ट। 2 मोलर क्या दिया गया है? CH3COOH सॉल्यूशन इन बेंजीन एट, पंखा चल रहा, आवाज आ रहा होगा, देख लो पंखा बंद कर दिए हैं। अब सर बंद किए हो तब से आवाज आ रहा है, क्या करें, गर्मी लगता है हमको। ठीक है, अब हमें एसिटिक एसिड दिया गया बेंजीन में। अच्छा, इसमें एक खास चीज़ दे दी गई, ये ध्यान रख लो, ध्यान रखोगे क्योंकि अभी तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वगैरह सीखे नहीं होंगे। ठीक है, बात ध्यान रखना कि एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म्स डाइमर। ये बात ध्यान रखना बस, कभी भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेंजीन में डालते हैं तो हमेशा डाइमराइज हो जाता है। बात समझे कि नहीं? बस इससे ये क्वेश्चन होगा। तो अगर हम लोग CH3COOH को अगर बेंजीन में डालेंगे तो ये डाइमराइज हो जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ। ठीक है, ये क्यों होता है? ये होता है बेसिकली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्ड। ये इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। दिखाएं क्या? चलो अच्छा कोशिश करते हैं, दिखा ही देते हैं भाई, क्या ही बात है। CH3 इस तरह होता है ना, मान लो हम लोग इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा ले, इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहा है ये। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह तेरी पलकें, है ना। तो ये देखो, ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है हमारा H बॉन्ड क्या हो जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, हमारे दोस्त समझते हैं कि इस समय हम बहुत फ्री रहते हैं, तो वो लोग भी फ्री रहते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फ़ोन करके पूछे, अबे गंजे तू परेशान तो नहीं होता, तू फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, पगला नहीं रहा? हमने कहा यहाँ से जो टाइम मिले फ्रस्ट्रेट होने का, पगलाने का, तो कैसे है? दिन भर तो तुम्हारा वीडियो, फिर एडिटिंग, पता है एडिटिंग में इतना टाइम लगता है, हमसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़वा लो लेकिन वीडियो एडिट मत करवाओ। लेकिन अब मजबूरी है, करना ही पड़ता है, इसमें और टाइम लग जाता है। अब ये जो अभी अपलोड कर रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है? अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:30 बजे, अब इसको अपलोड करेंगे, इसको एडिट करेंगे सुबह तक, 3:30 बज रहा है, सुबह 4, अभी लगभग 1-2 घंटे लग जाता है हमको एडिटिंग। भाई नए हैं ना, नौसखिए हैं, अभी इतना आता भी नहीं है, तो लगभग समझ लो 5-6 सुबह बज जाएगा, तब एडिट करके तब सोएंगे। और फिर मम्मी यार वो सुनाती हैं, तुम लोगों को तो पता नहीं, कभी ऐसे करके देखना, घर वाले घर से ना निकालने कहना, वो तो बता देते पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो रुक जाती हैं। ठीक है, हाँ आ जाते हैं यार, क्या हो गया। हाँ, 2 मोलर आपका एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, इसको बेंजीन में मिलाया है, हमें क्या पता करना है? हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना। तो इतना पता चल गया कि ये डाइमराइज हो जाएगा, तो इसका N क्या हुआ? N2 हो गया। ठीक है, N2 हो गया। अब ये कुछ नहीं दिया गया तो अल्फा हम लोग पूरी तरह 1 मानेंगे कि जो 2 मॉलिक्यूल है पूरी तरह डाइमराइज हो गए। तो क्या हो जाएगा ये, अगर निकालेंगे तो इसका हम लोग I मानेंगे, I हो जाएगा 1 प्लस, एसोसिएशन हो रहा ना, एसोसिएशन केस में क्या होता है 1/n माइनस 1 अल्फा। तो I निकालेंगे 1 प्लस 1/n कितना है 1/2 माइनस 1 अल्फा, यहाँ पे 1। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो I आ जाएगा आपका आधा 1/2। अब पाई निकाल लो, पाई इक्वल टू ICRT, I 1/2, C आपका 2 मोलर, R आपका 0.08, T आपका कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 300 केल्विन। ध्यान रखना, पाई ये आ जाएगा आपका 2 से 2 निपटा,
8 या 24, तो 24 ATM के आसपास आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ऑस्मोटिक प्रेशर पक्का? अच्छा, समझ में आ गया। एक और अच्छा करते फिर देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, है ना। क्या करें, अब हो गया ना, क्वेश्चन ही करवा देते हैं कुछ। एक और क्वेश्चन लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% WYV solution of KCl at 27 degree Celsius is 21.6 ATM। आय है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, ध्यान रखना। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आया? किसकी? ऑफ कोर्स सी बात है, KCl की। चलो पॉज करके करो, ठीक है, अपने मन से। पता है यार, हमने देखो पूरा कंटेंट देने का कोशिश किया, बस आखिरी आज मेरा लास्ट लेक्चर है जहां तक, ठीक है, खत्म करके ही मानेंगे, आज हम नहीं रुकने वाले हैं। देखो तो अब पूरा चैप्टर हो गया, आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने पूरा कंटेंट दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, 99% चीज़ें पढ़ाई हैं। बाई चांस 1% वो नहीं भूल चूक हो जाती है, या अगले चैप्टर में कभी पढ़ाना होता है, इधर उधर पढ़ाना होता है, इस चक्कर में भले रह गई हो। ये कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग पहले ही से बोल रहा हूँ NCERT, फिर उसके बाद चेक करना है कि इसने, देखो आप क्या करो, जैसे सबसे अच्छा होता है टीचर ने पूरा पढ़ाया कि नहीं, सबसे अच्छा चेक करने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। नीट वाले अपने नीट के प्रीवियस ईयर्स लगाएं, जेई वाले आप जेई के लगाओ, देखना सब एकदम मक्खन की तरह होंगे, एकदम सुहा। जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन तो सही बता रहे हैं, नोट्स से ही आ जाएंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है ना। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हमें देखो यहां से हमें क्या मिल जाएगी? कंसंट्रेशन, मोलैरिटी क्या होती है? परसेंटेज WV, और निकालोगे तो क्या होगा? 10 इंटू परसेंटेज WV 3.725 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl 39 प्लस 35.5, तो आ जाएगा ये 74.5। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये 37, ये देखो सीधे 2 हो रहा है शायद, ठीक है। हाँ एक मिनट, 220 आएगा, ठीक है। हाँ 20 आएगा, ये 2, तो क्या आ रहा है? 1/2 आ गई आपकी मोलैरिटी कंसंट्रेशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेसिकली आई कैलकुलेट करना। तो आपका देखो पाई इक्वल टू ICRT होता है, हमें आई कैलकुलेट करना है। पाई आपको दिया गया, पाई कितना दिया गया? 21.6 इक्वल टू आई इंटू सी कितना आ गया? 1/2। आर कितना है? 0.08। टी कितना है आपका? 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन, ठीक है। तो आई आप लोग कैलकुलेट करो, आई आ जाएगा आपका, यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास आया आंसर, आई आ जाएगा आपका 1.8, ठीक है। आई आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, अल्फा पूछा है, आई नहीं पूछा है। आई पूछा होता तो 1.8 आ गया। अब हमसे पूछा गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा क्या होता है? आई और अल्फा में क्या रिलेशन होता है? 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। आई आपका 1.8 आ गया। 1 n कितना है यहाँ पे? n ऑब्वियस सी बात KCl है तो n 2 है, 2 - 1 अल्फा, 2 - 1 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा आपका 1.8 - 1 दैट विल इक्वल टू 0.8, तो अल्फा आ गया 0.8। तो ये हो गया आपका पूरा मस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा, अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं बची होगी, ठीक है।
अब एक टर्म आता है हमारा, क्या आता है, एक टर्म आता है, आपने पढ़ा होगा आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी, वही आरओ वाटर, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, थोड़ा पढ़ लो। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस तो समझ ही गए होगे, जरा रिवर्स ऑस्मोसिस, बस ये नाल, इससे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है, बस पता होना चाहिए, सीधे पूछ देते हैं। तो लिख लो फिर समझाते हैं। तो इसको लिखो, इफ प्रेशर applied over solution applied over solution applied over solution side is greater than मूवमेंट है ये भाई साहब, ठीक है, इज ग्रेटर देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पार्टिकल विल movement of solvent particle will takes place from higher concentration to low concentration solution that is in reverse direction, which known as reverse osmosis। क्या कहते हैं जिसको हम लोग, रिवर्स। राइटिंग गंदा हो गया ना, तो देखो बात समझो, पहले बात समझते हैं, राइटिंग पे डिस्कशन बाद में होगा। इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सोल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन, मतलब अगर जो सोल्यूशन के साइड जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा है, कहां से, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन दैट इन द रिवर्स डायरेक्शन विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। जरा बात समझो, मान लो ये है, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है, ठीक है। अब मान लो ये C1 है, ये C2 है, और C1 हमारा ग्रेटर देन है C2 से, तो हमारा जो मूवमेंट होगा किधर होगा, मूवमेंट हमारा किधर हो, क्या जो ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट किधर होता है, मूवमेंट हमारा किधर होता है, किधर, हायर कंसंट्रेशन तरफ होता है। तो हायर तरफ किधर होगा मूवमेंट, हमारा मूवमेंट इधर होगा। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग प्रेशर लगाते हैं, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो वो प्रेशर हमने और ज्यादा लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो मूवमेंट हमारा किधर होने लगेगा, उल्टा होने लगेगा। किसे उल्टा होने लगेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से होने लगेगा। तो इसी ही प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर सोल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन, जो सोल्यूशन साइड है, मतलब यहाँ बता रहा हायर, यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन और सॉल्वेंट ले रहा है, तो सोल्यूशन साइड जो प्रेशर लगाते हैं वो अगर हायर हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, तो जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारा सी वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से होता है, जो हमारा प्यूरिफायर होता है आरओ प्यूरिफायर वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर जब लगाते हैं तब जो डायरेक्शन है, वैसे तो अगर ऑस्मोसिस होगा तो डायरेक्शन तो हमारा हमेशा किधर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा,
लेकिन जब हम प्रेशर लगाएंगे तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। वो प्रेशर कितना होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तो फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है, कोई फ्लो होगा ही नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो जो डायरेक्शन है फ्लो की वो चेंज हो जाएगी। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो अब बचता है हमारा लास्ट चीज, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बचता है? छोटा सा है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सर ये तो पढ़ चुके हैं। अरे यार और है एक, ठीक है। इसमें बेसिकली पहला आता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पूछा जाता है कभी, डायरेक्ट आ जाता है व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाते हैं छोटे छोटे मोटे एग्जाम में। तो आइसो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आर और टी तो कांस्टेंट होता है, हेंस सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन भी तो सेम हो जाएगा। बेसिकली पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो गया तो C1 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा। या फिर ठीक है, अगर दोनों तरफ आई है तो IC1 इक्वल टू IC2, या एक तरफ आई है तो C1 इक्वल टू IC2, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वैलिड है। ये कब है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई कब लगाएंगे? जब इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक तरफ या दो तरफ, डिपेंड करता है हमारे पास क्या है। बेसिकली में ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा सोल्यूशन? आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का ना? देखो यार समझते चलो, बस खत्म है, आखिरी है, पड़ाव खत्म होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आता है इसी में ही दूसरा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या भाई साहब? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। दो सोल्यूशन है जिसमें लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। अच्छा एक और टर्म आ जाता है इसी में, तीसरा हाइपोटोनिक, सॉरी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग, अरे यार जल्दबाजी कर रहे हैं का? सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो देखो मान लो अगर कुछ स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, अगर स्वेल कर जाती है, हमारे जो शरीर का अंग है, कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है, तो ये क्यों आ जाता है? क्योंकि ये फ्लूइड इसमें ज़्यादा आ जाता है। ये क्या कर लेता है? फ्लूइड गेन कर लेता है, गेन फ्लूइड, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। और मान लो सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई, अगर श्रिंक आ गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, तो ये क्या मतलब? फ्लूइड लॉस हुआ है, लॉस फ्लूइड, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो गया? हाइपोटोनिक का, ठीक है, हाइपो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थी छोटी मोटी चीजें, ऐसे डायरेक्ट पूछ दी जाती। अब बाकी बुक्स वगैरह है उसमें रीड कर लेना, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर हमारी तरफ से खत्म, ठीक है। लगभग सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा गया है। तो देखो, तो आप लोग आई थिंक समझ में आया होगा सब कुछ। हमने अपना पूरा 100% कोशिश किया है। हाँ, हम अगली बार और बेहतर करने का कोशिश करेंगे।
तो प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक बने इस चैप्टर को लेके आप हमको फिर फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, आप लोग आराम से चैप्टर कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना, एडवांस तक का सब कुछ पढ़ाया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी की लगा सकते हैं पूरी की पूरी, जो भी आपके पास बुक्स हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।